नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है और इसके नाम को लेकर भी विद्वानों में सर्वाधिक मतभेद रहा है। जहां हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सर्वोपरि माना जाता है, इस काल को वीर गाथा काल कहना उचित मानते हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों के भी मत अलग अलग रहे हैं। हम सभी विद्वानों के मतों पर बात करते हुए इस काल के सर्वाधिक उपयुक्त नाम आदिकाल पर भी चर्चा करेंगे कि इसे आदिकाल कहना क्यों अधिक युक्ति संगत है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखन की परंपरा हमें 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होती है। यद्यपि मध्यकाल में भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता इत्यादि कविवृत संग्रह लिखे गए थे, किंतु उन्हें हम इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते और ना ही उनमें काल विभाजन और नामकरण की कोई दृष्टि देखी जाती है। आधुनिक काल में सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी द्वारा इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुस्तानी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, किंतु काल विभाजन और नामकरण की तरफ कोई ध्यान इसमें नहीं दिया गया था। तत्पश्चात शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित शिवसिंह सरोज में भी काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई थी। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ही है, जिनका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में हमें इस आदि काल के लिए चारण काल देखने को मिलता है। किंतु हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम देना भी नितांत अनुपयुक्त है। यद्यपि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा है और इसकी प्रारंभिक सीमा मानते हैं 643 ईस्वी, किंतु उस समय की किसी भी चारण रचना का या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि चारण प्रवृत्तियों की रचनाएं हमें लगभग 1000 ईस्वी से ही मिलती है। तो इस प्रकार इस काल को चारण काल कहना उचित नहीं है। ग्रियर्सन के पश्चात हम बात करें मिश्र बंधुओं की, जिन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। तो प्रारंभिक काल तो एक सामान्य संज्ञा है। यही बात हम आगे चलकर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ में भी देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसे प्रारंभिक काल कहा है। तो ये आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ये सब क्या है? एक प्रकार की संज्ञा ही है, सामान्य संज्ञा है और इनके पीछे किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। तो अतः हिंदी साहित्य के प्रथम काल को प्रारंभिक काल या गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आरंभिक काल कहना उपयुक्त नहीं है। इसके पश्चात हम बात करें हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है और जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहने के पीछे 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। शुक्ल जी अपने काल विभाजन और नामकरण के पीछे 2 प्रमुख आधार लेकर चले थे। एक तो ये कि किसी कालखंड में, किसी समय विशेष में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता,
और दूसरा आधार था उस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो इन्हीं आधार पर उन्होंने अपना काल विभाजन किया और अलग अलग कालों के अलग अलग नाम दिए। तो वीर गाथा काल के पीछे शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों को आधार बनाया था। विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। इन 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो बात कही है कि प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो हम कोई विशेष प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं देखते हैं, सभी प्रकार की रचनाएं मिलती है। किंतु जैसे ही मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ होता है उस समय से हमें हिंदी साहित्य की एक प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, और वह प्रवृत्ति है वीर गाथा की प्रवृत्ति, वीर रस से परिपूर्ण, जहाँ राज्याश्रित कवि अपनी आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम की यशोगान कर रहे हैं। तो निस्संदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। किंतु इसकी परिधि बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो कि इसमें 8वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होने वाला वह साहित्य छूट जाता है जिसे शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहा है। शुक्ल जी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को सांप्रदायिक काव्य कहकर उसे साहित्य का अंग मानने से इनकार करते हैं। किंतु वह सांप्रदायिक काव्य भी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं। और इस बात का पुरजोर समर्थन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यदि इस सांप्रदायिक साहित्य को हम साहित्य का अंग ही स्वीकार नहीं करते तो फिर तो हमें संपूर्ण भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह भी एक प्रकार से सांप्रदायिक ही काव्य ही हुआ। तो इस प्रकार एक तो यह वीर गाथा का नाम इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें सांप्रदायिक काव्य समाहित नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर हम आदिकाल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो और विद्यापति की बात करें तो वहाँ तक भी हमें वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं दिखाई देता है। और इससे भी एक अलग और तर्क की बात करें तो जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है तो वे उनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। यानी कुछ आलोचक तो ऐसे हैं जो उन्हें सर्वांश में ही परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं, यानी उन 12 ग्रंथों की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है, तो उस आधार पर इस काल को वीर गाथा काल कहना उचित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा शुक्ल जी के बाद हम बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, जिन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल इन 2 खंडों में विभाजित कर दिया है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है, यानी यह 2 भाषाओं की संधि का काल था। और चारण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशो गाथा को प्रकट करता है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता और साहस का वर्णन है। यानी राजाओं के जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्ति बनाकर प्रस्तुत किया गया है। किंतु ये दोनों नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते हैं, इसलिए राम कुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त संधि काल और चारण काल इन नामों को भी हम हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन इस युग को सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारते हैं। उन्होंने माना है कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन और आध्यात्मिकता से युक्त है। सिद्ध सामंत 2 वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध जो स्वयं रचनाकार थे और सामंत जो रचना के प्रेरक थे। किंतु यह नाम भी आदिकाल के लिए उपयुक्त नहीं ठहरता है, क्योंकि इसमें भी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की उपेक्षा हो रही है। नाथपंथी, हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं हो पाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया है, जो शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम का ही रूपांतरण प्रतीत होता है।
इसके अतिरिक्त आदिकाल के लिए अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए नामों की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल कहकर पुकारते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है जो अपने समुचित विकास रूप में है, इसलिए इसे बीज वपन काल कहना उचित है, किंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारते हैं। गुलेरी जी का मानना है कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से ही शुरू होती है, जो बिल्कुल सही भी है, इसलिए इसे अपभ्रंश काल कहना उचित है, किंतु हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक काल की जो समस्त साहित्यगत प्रवृत्तियां हैं उस पर यह अपभ्रंश काल नाम सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि समस्त रचनाएं हमें अपभ्रंश भाषा में प्राप्त नहीं होती है, अपितु उस समय प्रारंभिक हिंदी में भी रचनाएं प्रस्तुत होने लगी थी। और सबसे उपयुक्त नाम हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए आदिकाल है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है, और किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने इस आदिकाल को ही स्वीकार किया है, क्योंकि इससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारना, शिल्प, भेद इत्यादि से संबंधित समस्त गुत्थियां भी सुलझ जाती है। हमें इस आदिकाल नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का संपूर्ण साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं। इसी प्रकार भाव की दृष्टि से हम देखें तो भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की जो प्रमुख साहित्यगत प्रवृत्तियां हैं उनके आदिम बीज भी इस आदिकाल में खोजे जा सकते हैं। और जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है तो उसके भी वे सभी रूप जो आगे के साहित्य में, आगे के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, अपने आदि रूप में हमें आदिकाल में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है, जिनका आदिम रूप हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। अतः हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए आदिकाल नाम ही सबसे अधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है, और जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।